चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या आर्टिकल पढ़ेंगे। हम कौन सा आपका आर्टिकल है 16 पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने आपका आर्टिकल कौन सा पढ़ा था, आपका आर्टिकल 15 पढ़ा था, यानी कि आर्टिकल आपका 51 जो 50 आपका आर्टिकल था 15। उस आर्टिकल 15 यानी उसमें क्या क्या दिया था आपको, समानता का अधिकार दिया था। यानी कि ये कहा था जो सरकार, जैसे मान लो किसी जो आपका आर्टिकल 15 है वो आपको ये अनुमति देता है कि आपको यह बताता है कि के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा आपका, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर नहीं करेगा, या जन्म स्थान के आधार पर आपसे क्या करेगा कि भेदभाव नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप कहीं सार्वजनिक स्थान या किसी पर भी जाते हो और वहां पर आप उनको बता सकते 15 हमें अनुमति देता है कि हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, जाति का आधार करेंगे, उनके जन्म स्थान के बारे में करेंगे। इसलिए जो आपके सार्वजनिक वहां पर जाने का आपको भेदभाव नहीं कर सकते। पार्क होते हैं, आपको हॉस्पिटल्स होते हैं, आपकी जो शिक्षा व्यवस्था जो भी होती है, वहां आप जाओगे तो क्या होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी कोई आपसे अगर ऐसा कहता है आप नहीं कर सकते, तो सार्वजनिक जो आपके स्थान होते हैं बराबर अधिकार रोक टोक नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 ने आपको क्या बताया था कि आपको यानी जो आपका व्यक्ति होता है, व्यक्ति को या नागरिक को कोई भी राज्य कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको मतलब बाधित नहीं कर सकता और रोक नहीं सकता, यानी किसी आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका आर्टिकल कौन सा आता है, 16 आता है। तो आर्टिकल 16 और रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो राज्य है आपकी स्टेट है वो क्या करेगी कि मान लो किसी व्यक्ति की अगर हमें नियुक्ति करनी है, क्या करना है, जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है या किसी को हमें काम देना है या रोजगार देना है, क्या करेंगे, तो जो आपकी राज्य सरकार होगी या जो आपकी स्टेट है वो क्या करेगी, आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। यानी आपको नियुक्ति करनी है तो करेगी, आपको रोजगार देना है तो देगा, लेकिन आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और ये आपसे कौन कहता है कि आर्टिकल आपका 16 बताता है आपको कि रोजगार यानी नियुक्ति और कार्य करने में, नियुक्ति और रोजगार के मामले में कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, वो भी कब, आर्टिकल 16 के अधीन। तो आपका आर्टिकल 16 है, लेकिन उसका जो भाग है वो कौन सा आपका 2, आर्टिकल 16 का भाग 2 है आपका, और इसमें क्या है, किसी भी नागरिक के साथ में क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अभी तो हमने यहाँ बताया आपको आर्टिकल 16 का फर्स्ट भाग करेगा, रोजगार देगा तो उसमें आपका भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। तो किस पर, कि पहला नंबर आपका किस पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, जाति पर नहीं करेगा, चौथा आपका जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा, पांचवा आपका किस पे, धर्म पे भेदभाव नहीं करेगा, और छठवां आपका किस पे, उद्भव पे भेदभाव नहीं करेगा, और सातवां आपका निवास करेगा, जो आपकी राज्य सरकार है या स्टेट है वो क्या करेगी कि व्यक्ति के साथ में इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। आगे देखते हैं क्या आपका आर्टिकल क्या है, लेकिन उसका भाग क्या राज्य निवास के आधार पर किस प्रकार कर सकती है, प्रावधान कर सकती है, क्या कर सकती है कि जो आपके राज्य है निवेश के आधार पर रोजगार के संबंध में विशेष कर सकती है। अब विशेष प्रावधान करेगी तब की तब देखते हैं क्या क्या प्रावधान करेगी। तो यही जो आपका आर्टिकल है, अब ध्यान रखना, जो आपका रोजगार के मामले में जो आपका सरकार है वो क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। प्रदेश में कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, ये दो जगह पर आपका क्या है कि आर्टिकल 71 आपका लागू है, जिसमें क्या है तो जो आपका स्टेट है वो क्या करती है, तो रोजगार के संबंध में क्या करती है कि प्रावधानों को लागू करती है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका भागा, इसमें पिछले वर्ग के लोग होते हैं बैकवर्ड वाले, उनके बारे में कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। क्या है कि इन लोगों के लिए क्या है, जो आपके पिछड़े यानी आते हैं जिनका कोई भी समुदाय नहीं होता, उनको क्या करते हैं कि उनके लिए विशेषकर इन विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे उनका जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जो सरकार की श्रेणी में नहीं आते, उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रावधान उनके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, क्या गवर्नमेंट जॉब्स, और इसके लिए जो आपका प्रावधान करेगा उस प्रावधान करने का अधिकार किसको, आपका क्या राष्ट्रपति को है।
और जो आपका राष्ट्रपति इन पिछड़े वर्ग के लिए अगर कुछ भी करेगा, लागू करेगा तो किस आर्टिकल के तहत करेगा? 340 के तहत करेगा। किसके? 340 के तहत करेगा। वो भी कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। इसके लिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 340 के तहत ही करेगा। कोई आर्टिकल आपका ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई प्रावधान करे, लेकिन करेगा तो राष्ट्रपति, और वो भी आर्टिकल 340 के तहत ही करेगा। याद रखना, किसके? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए 340 आर्टिकल चाहिए, और उसमें भी कौन? राष्ट्रपति की सहमति। आगे क्या आपका देखिए दूसरा, कि प्रथम पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब लागू हुआ था? आपका सबसे पहले आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, वो कब किया आपका? कि 1953 में किया था। कब? 1953 में राष्ट्रपति के द्वारा। कब हुआ आपका? 1953 में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ आपका? कि काका कालेकर, क्या हुआ आपका? काका कालेकर समिति का गठन हुआ। यानी पहले आपका क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1953 में। उसके बाद आपका काका कालेकर समिति का गठन, इसको आपका पिछड़ा वर्ग जैसी गठन हुआ आपको 1953 में। उसके बाद में कौन सी आपकी कालेकर समिति आई, और समिति को कितना समय लगा रिपोर्ट पेश होने में? कम से कम 2 साल लगे आपकी, जब जाके क्या होगा आपका 1955 में इसको पारित किया गया। इसके बाद 1900 किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? 1900 क्या? 1989। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इसको 89 बोल देते हैं, पहचान ही नहीं पाते कि 79 और 89 में डिफरेंट क्या होता है। तो इसलिए क्या आपका 1900 क्या है? 1979 क्या है? 1979। इसमें क्या था आपका? मेरा रजी देसाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ये आए और इन्होंने क्या देखा आपका? ओबीसी के बारे में देखा कि जो आपका ओबीसी है वो क्या है आपका? ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग है, लेकिन वो क्या आपका? सेकंड है, यानी फर्स्ट नहीं सेकंड है। तो क्या ओबीसी पिछड़ा वर्ग क्या है आपका? आयोग, लेकिन सेकंड है। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका? बीपी मंडल, क्या? बीपी मंडल आयोग। ठीक है, यानी आपका बीपी मंडल आयोग। उसके बाद में आपका क्या? एक रिपोर्ट पेश की गई, कब आई आपकी? 1980 में आई थी। कब आई थी? 1980 में रिपोर्ट पेश की गई। वो कौन सी आपकी? बीपी मंडल आयोग। उसके बाद में क्या हुआ आपका? कि 3743, क्या? 3743 क्या है आपकी? पिछड़ी जाति है। कितनी है? 3743 आपकी पिछड़ी जाति है। ये रिपोर्ट पेश की तब पता चला उसमें। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है आपका? आफ्टर 10 ईयर्स, यानी उसके 10 साल बाद क्या होगा वो देखते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स बाद, यानी 10 साल बाद क्या हुआ आपका? कि 1990 में ये रिपोर्ट कब पेश की गई आपकी? 1980 में। उसके 10 साल बाद क्या हुआ आपका? 1990 में आपका 1990 में बताया बीपी सिंह ने कि जो आपका क्या है? ओबीसी है उसका जो परसेंट है वो कितना आपका? 27%। उसके बाद जो आपका एससी का है वो कितना आपका? 15%। उसके बाद जो आपका एसटी का है वो कितना आपका? 7.5%, यानी कि 7.5% आपका। ये उसके बाद क्या हुआ? इनके जस्ट 1 साल बाद एक और आए, उनका नाम क्या था? 1991 में आपका पीएम। उन्होंने बताया कि जो आपका ओबीसी है वो क्या आपका 27% है, और जो आपका जनरल कैटेगरी है वो क्या आपका 10% है। कितनी? जो आपको 1991 में अगर कोई आपसे पूछे तो उन्होंने बताया कि जो ओबीसी का जो परसेंट है वो कितना आपका 27% है, और आपके जनरल का कितना है? 10% है। ठीक है, पहले अगर आपसे उसके बाद क्या कालेकर समिति आई, वो कब पेश हुई? वो कब पेश हुई आपकी? कि 1955 में पेश हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका इश्यू निकल कर आया। आगे देखिए क्या आपका? ये आपकी इंदिरा सैनी है। इंदिरा सैनी केस की बात करें तो इंदिरा सैनी केस कब हुआ आपका? 1992 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1992। अभी केस में हमारा था क्या? पहला पॉइंट आपका आरक्षण का कैप, यानी कि जो आरक्षण का जो आपका कैप था वो कितना था आपका? 50% था। उसके बाद दूसरा आपका 10% आरक्षण किसके लिए था? आपका जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था? क्या था आपका? क्रीमी लेयर रिजर्वेशन था। ये पर इसमें काट दिया कि ये, लेकिन ये थे नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या? प्रमोशन। क्या था आपका? प्रमोशन, यानी इसको बोलते हैं पदोन्नति में आरक्षण, यानी पदोन्नति में क्या था आपका? आरक्षण, लेकिन ये भी नहीं था। ठीक है, इसको आपको आर्टिकल को विशेषकर ध्यान से पढ़ना है। देखिए आर्टिकल का आपका भाग कौन सा हो गया? आपका आर्टिकल 16 का भाग हो गया आपका कौन सा? 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आगे जो कदम उठे उनके बाद में क्या हुआ। क्या आप देखते हैं जो सरकार है, सरकार ने क्या कदम उठाए आपके?
तो देखिए आगे क्या आपका सरकार ने क्या कदम उठाए, ये हेडिंग है, इसमें क्या लिखा हमने, क्या है आपका क्रीमी जो क्रीमी थे, अब वो क्रीमी आए, उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया, उसका नाम क्या था आपका समनंदन, क्या था आपका समनंदन समिति था नाम उसका। और वो कब लागू हुई आपकी 1993 में, कब 1993 में एक समिति लेकर आए, कौन लेकर आया आपका क्रीमी लेयर लाए, उनका नाम था आपका समनंदन समिति नाम था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आई, ठीक है, जो क्या थी आपकी समनंदन समिति थी 1993 में आई, और उसको क्या, उसकी एक रिपोर्ट पेश हुई। अब उस रिपोर्ट के अंदर आपका क्या है देखिए जानते हैं। नंबर एक पहला पॉइंट, आप इसके पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे क्या है, भारत सरकार, राज्य सरकार के, जो भारत सरकार है वो क्या है, राज्य सरकार के किसके, ग्रुप ए बी के अधिकारी, ग्रुप ए बी के अधिकारी, आर्मी के कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारी, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो ये रिपोर्ट पेश हुई वो कहां पर पेश हुई आपकी, कि भारत सरकार और राज्य सरकार के ग्रुप, इन दोनों के बीच में, किसके, ए बी के अधिकारी। अब ए बी के अधिकारी में कौन था आपका, वहां पे देखो, एक तो आपके आर्मी के क्या थे आपके कर्नल थे, कर्नल, और उसकी दूसरी तरफ क्या था आपका, और उससे ऊपर के क्या थे आपके अधिकारी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कि सरकार ने, जो आपकी सरकार है उसने, सरकार ने आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, कि सरकार ने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कितना 69% आरक्षण को क्या कर दिया, 69% आरक्षण को क्या 76, क्या है आपका आर्टिकल अमेंडमेंट, क्या है आर्टिकल अमेंडमेंट, यानी कि 1994 के माध्यम या मध्यम, ठीक है, 1994 के माध्यम से वैध कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, वैध कर दिया। यानी जो आपकी सरकार थी, सरकार ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के 96 यानी 69% आरक्षण को क्या कर दिया उन्होंने, कि 1994 के माध्यम, 1994 के माध्यम से वैध कर दिया, क्या कर दिया, वैध कर दिया। उसके बाद में क्या होगा आपका, 81, क्या है आपका 81 आपका क्या है, आर्टिकल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल अमेंडमेंट की बात करें तो 2000 के द्वारा, आपके 2000 में क्या हुआ, कि 2000 के द्वारा क्या हुआ आपका बैंक, ठीक है, क्या हुआ 2000 के द्वारा बैंक लॉ में आरक्षण की समिति, जो आरक्षण की समिति थी वो कितनी थी आपकी, कि 50% का क्या कर दिया इन्होंने, उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो आपका 81 वो जैसे यहाँ पे 76 था, यहाँ पे आपका 81 है। अब 81 में क्या आपका, क्या आर्टिकल अमेंडमेंट के द्वारा अगर देखा जाए तो 2000 के द्वारा, जो आपकी सन 2000 के द्वारा बैंक लोग में क्या हुआ कि आरक्षण की जो सीमा थी यानी कितनी थी, 50% थी, और उसका भी क्या हो सकता है कि उसका उल्लंघन किया जा सकता है, कर सकते हैं उसका उल्लंघन हम, ठीक है। आगे उसमें क्या आपका, कि प्रमोशन है, और आपका क्या है, रिजर्वेशन, प्रमोशन रिजर्वेशन। अब इसमें देखते हैं जो आपका प्रमोशन हुआ वो किस किस का हुआ, कि एससी और एसटी की बात करेंगे, ओबीसी का नहीं, ठीक है। आपका किसका, एससी और एसटी का हुआ, लेकिन ओबीसी का नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, कि आर्टिकल का भाग देखेंगे कौन सा हम, फिफ्थ वाला, कौन सा, फिफ्थ। अब आर्टिकल का फिफ्थ भाग देखते हैं, उसमें क्या है आपका, आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि पहले देखना है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, कि जो आपके क्रिमिनल क्लियर थे उन्होंने एक समिति का गठन किया, क्या थी आपकी समनंदन समिति, ठीक है, कब 1993 की बात कर रहे हैं। उसमें आपकी एक रिपोर्ट पेश हुई, उस रिपोर्ट में आपको बता दिया कि सरकार ने किस किस का क्या किया, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के जो ग्रुप थे आपके एबी, उसमें क्या हुआ, उनके सामने रिपोर्ट पेश की गई, यानी उसमें कुछ उच्च अधिकारी थे और कुछ आर्मी के रिटायर्ड यानी आर्मी के कर्नल थे, इस तरीके से आपको देखना। उसके बाद में मैंने आपको क्या कराया था कि 16 का भाग 4 कराया। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल क्या आपका 16 का 5वां भाग है, इनको आपको देखना है, जो इसके पार्ट है आपके आर्टिकल 16 के जो पार्ट है 1 2 3 4 5, इनको आपको देखना है सबसे पहले, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आपके 5वें भाग में, देखिए कि राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों, क्या करना है, राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी विशेष धर्म की नौकरी के संबंध में वरीयता दे सकता है। यानी जो राज्य है वो क्या कर सकते है, अपनी स्टेट है वो क्या कर सकती है कि किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी विशेष धर्म की नौकरी से क्या कर सकता है, नौकरी के संबंध में क्या कर सकता है, वरीयता दे सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि गुरुद्वारा सरकारी मंदिर या सरकारी क्या होगा आपका मस्जिद, इनमें क्या दे सकता है, उसको वरीयता दे सकता है। उसके बाद में देखिए आपका अगला क्या आता है कि आपका 16 का जो आपका आर्टिकल 16 है उसका पार्ट आपका 6 आता है। तो 6 पार्ट में क्या दिया देखिए इसमें कि इसके मध्य से या इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक
आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। क्या हुआ कि इसी के आधार पर क्या हुआ आपका आर्टिकल 16 के 6वें भाग के आधार पर क्या हुआ आपको कि इसमें जो आपके लोग थे, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके आर्थिक के आधार पर क्या किया, उनको 10% यानी कि 10% आरक्षण उनको दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ आपका 103, हम बात कर रहे हैं 103 की, 103 यानी 103 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल अमेंडमेंट यानी कि 2019, तब आर्टिकल कितना आपका आर्टिकल अमेंडमेंट 2019 की बात कर रहे हैं, 103 की बात। ठीक है, अब इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें क्या है, जो ईडब्ल्यूएस था उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पहले नंबर क्या है कि वार्षिक आय, यानी जो उनकी ईडब्ल्यूएस में उसमें कि वार्षिक आय क्या क्या होनी चाहिए कि वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो। कितनी? 8 लाख से अधिक ना हो, यानी कि साल में 8 लाख से अधिक उनकी आय इनकम होनी नहीं चाहिए। दूसरा क्या आपका कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उनकी खेती करने की भूमि हो वो क्या होनी चाहिए कि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, यानी 5 एकड़ से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या आपका कि शहर में कम से कम 1000 फुट स्क्वायर ना हो। जो मान लो अगर शहर में कहीं अगर उनकी जमीन या कोई भी हो या घर है उनका शहर में, तो क्या होना चाहिए कि 1000 फुट स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1000 फुट से हो सकता है, या ये कह रहा है कि शहर में 1000 फुट ना हो। ठीक है, तो यानी क्या होना चाहिए 1000 फुट से कम हो, लेकिन 1000 फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की। फिर इसमें क्या नोट पॉइंट में लिखा है देखो कि एससी के जजों ने क्या किया, एससी के जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 3:2 के अनुपात में क्या कर दिया, वैध कर दिया। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कर दिया कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को 3:2 के अनुपात में क्या कर दिया, आपका वैध कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ आपका आर्टिकल 17 है। अब आर्टिकल 17 में देखो आपको क्या दिया है, आर्टिकल 17 खैर इतना वो नहीं है आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आर्टिकल जो आपका ये 16 दिया है और इससे पीछे आपका 15 दिया है, ये आपके इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, यानी आर्टिकल पूरा आप देखना, इस पर एक बार को इतना गौर मत देना, उससे मतलब नहीं है, मतलब इतना आपके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको आर्टिकल 15, 13, 12 ये सारे आर्टिकल आपको देखने, और आर्टिकल के जो आपके भाग दिए उन आर्टिकल को भाग को भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से नोट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर रही है इन आर्टिकल को। ठीक है, ये तो आपका बेसिक बीच का आपका बेसिक नॉलेज है, वो करा दिया आपको। आगे देखिए क्या आपका आर्टिकल 17 आता है, इसमें क्या आपका अस्पृश्यता, क्या है आपकी अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत है, इसमें देखते हैं क्या हुआ कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया, अस्पृश्यता को क्या किया कि परिभाषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जयसिंह बनाम भारत संघ यानी 1976 की बात कर रहे हैं कि 1976 में क्या किया कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को क्या कर दिया कि परिभाषित नहीं किया। किसने नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। और कौन थे उस टाइम? जयसिंह बनाम भारत संघ, ये थे। ठीक है, उसके बाद में क्या कि इन्होंने बोला क्या कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है, आपका ऐतिहासिक बताया। जो आपका अस्पृश्यता है उसको क्या बताया इन्होंने, जो आपके जयसिंह है उन्होंने बताया कि जो आपकी अस्पृश्यता है वो क्या है कि अर्थ, उसका अर्थ है कि ऐतिहासिक। उन्होंने ऐतिहासिक बताया इसको कि ये क्या है आपकी ऐतिहासिक है। और दूसरा उन्होंने बोला कि अस्पृश्यता क्या है आपकी कि एक पाप है। ठीक है, अस्पृश्यता क्या आपकी एक पाप है, यानी किसने बोला? आपका महात्मा गांधी ने बोला। किसने? महात्मा गांधी। अस्पृश्यता क्या है आपकी? महात्मा गांधी ने बोला कि ये आपका पाप है। अब आर्टिकल 17 में देखिए क्या आपका कि इसको दो भागों में बांटा है। एक तो अस्पृश्यता करना मना है और दूसरा क्या है, दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगर इसको कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी उसको। अब इसमें क्या आपका अस्पृश्यता अपराध है। अब अपराध किस एक्ट के अंदर है कि ये अपराध है एक्ट 1955 के द्वारा, यानी उसके अधीन क्या है ये अपराध है। सुप्रीम कोर्ट यानी एससी और एसटी की बात करें कि एससी या एसटी अत्याचार निवास, क्या अत्याचार निवारण एक्ट। ठीक है भैया, क्या है आपका कि एससी एसटी उसके लिए क्या अत्याचार निवारण एक्ट कितना आपका कि 1900 क्या है आपका 89। ठीक है, 1989 की बात कर रहे हैं कि एससी और एसटी के लिए क्या आपका अत्याचार निवारण जो एक्ट है वो कितना आपका 1989 है। फिर उसके बाद में क्या हुआ आपका सिविल अधिकारी संरक्षण एक्ट, क्या है आपका जो आपके सिविल अधिकारी के लिए जो संरक्षण एक्ट बना है वो क्या है आपका 1976 है। उसके बाद में क्या हुआ आपका संशोधन कब हुआ आपका कि 2018 से लेकर 2019, इन दोनों के बीच में आपका क्या हुआ? संशोधन हुआ। और उसके बाद में क्या पता चला कि आर्टिकल 17 राज्य और व्यक्ति दोनों के क्या है? विरुद्ध है, यानी किसी के एक पक्ष में नहीं है, ये दोनों के विरुद्ध में है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आपका आर्टिकल 16 हो गया, 17 हो गया। अब आपका आर्टिकल आता है 18। इसमें क्या है देखिए, इसको देखते हैं हम कि आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें क्या क्या उपाधियां है वो देखते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या आपका उपाधियों का अंत, यानी जो आपका आर्टिकल 18 है उसमें क्या है जो आपकी उपाधियां थी उनका क्या था? अंत। अब इसमें देखते हैं क्या होता है आपका एक्सप्रेशन का मतलब होता है सेना और शिक्षा।
क्या होती है आपकी सेना और शिक्षा दोनों होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका आर्टिकल 18 है उसका जो भाग फर्स्ट है उसमें क्या है वो जानते हैं कि राज्य किसी व्यक्ति यानी राज्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। ठीक है, यानी आर्टिकल 18 में आपका साफ साफ प्रावधान ये दिया है कि मान लो जो आपका राज्य है जो आपकी स्टेट है वो क्या करेगी कि वो किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो सिर्फ किसको दे सकता है, या तो सेना को देगा या शिक्षा को देगा। ठीक है, यानी सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दे सकता है, अन्यथा किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि स्टेट नहीं दे सकती। यह आर्टिकल आपका 18 के भाग फर्स्ट में है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, जैसे यहाँ देखिए लिखा आपका कि पहले राय, फिर वीर बहादुर, फिर आपका नाइटहुड, फिर आपका लॉर्ड सर, फिर आपका चौधरी आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, आर्टिकल 18 है उसका भाग 2 है। इसमें क्या लिखा है आपका, देखिए कि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश से क्या करता है कि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यानी साफ साफ आपका प्रावधान है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि विदेश की कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखना आपके लिए इंपोर्टेंट और आपके लिए ध्यान में यानी ध्यान रखने की योग्य बात है ये आपको सबको पता होना चाहिए। आपके जो आर्टिकल है उनकी एक एक नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक एक चीज को आप विस्तार से पढ़िए। तो ठीक है, आर्टिकल जो आपका 18 है उसमें क्या है आपके दूसरे भाग में कि कोई भी भारतीय व्यक्ति है वो क्या करेगा कि व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा या नहीं कर सकता है। उसके बाद आपका आर्टिकल आपका कौन सा आपका, देखिए आर्टिकल आपका 18 है लेकिन उसका भाग कितना आपका तीसरा यानी कि थर्ड। अब थर्ड में क्या दिया देखते हैं कि कोई विदेश ठीक है, कोई विदेश जो भारत में राज्य के अधीन कार्य कर रहा है अतः ठीक है क्या कर रहा है कि कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी क्या करना है कि कोई विदेश जो भारत के यानी भारत राज्य के अधीन यानी भारत राज्य के अधीन कोई विदेश कार्य कर रहा है अतः लाभ के पद पर है तो विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। ठीक है, यानी मान लो कोई भी जैसे हमारे भारत में कोई भी विदेश की कंपनी हो या विदेशी हो वो क्या कर रहा है कि भारत के आश्रित होकर कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है तो फिर क्या होगा कि अच्छा लाभ कार्य कर रहा है तो लाभ के पद पर वो क्या करेगा कि लाभ के पद पर है यानी वो उन्नति कर रहा है यानी कि वो अग्रसर हो रहा है यानी लाभ कमा रहा है, आपका प्रॉफिट कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि प्रॉफिट के बाद तो क्या होगा तो विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता कि मान लो अगर कोई विदेशी उसको कोई उपाधि दे कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या करेगा वो कि उसे कोई उपाधि नहीं दे सकता या वो ले सकता है। ठीक है, नहीं ले सकता। क्या राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है, यानी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति के बिना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि आर्टिकल आपका क्या आता है 18 उसका भाग आपका कौन सा 4। अब आर्टिकल भाग जो आपका 4 है उसमें क्या है राज्य के अधीन क्या राज्य के अधीन लाभ या विश्वास राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भारतीय किसी प्रकार का भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से प्रदान करेगा। यानी मान लो अगर कोई भी व्यक्ति है या राज्य का अधीन कोई कार्य करता है जैसे अपनी स्टेट है उसमें कोई कार्य करे या लाभ या विश्वास के पद पर यानी कोई भी चीज धारण करता है या कोई स्टेट उसे देती है तो क्या करेगा वो जब देगा जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी उसके बाद ही मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। यानी कोई कितना ही बड़ा कार्य कर दे कोई कितना ही बड़ा आपके लिए कोई मेडल का यानी जीत का कार्य कर दे लेकिन क्या होगा जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी अनुमति नहीं होगी तब तक आपको कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आगे देखिए एक नोट पॉइंट है उसमें क्या है जैसे मान लो भारत रत्न, फिर आपका पद्म पुरस्कार है आपका जैसे पद्म। ठीक है, पद्म पुरस्कार है आपका ये कब 1954 की बात है। यह उपाधियां के क्या है अंतर्गत नहीं आते हैं यानी ये सारी चीजें क्या है जो आपके अंतर्गत यानी जो अगर आप कहो कि ये उपाधियों के अंतर्गत आती है तो नहीं, उपाधियां अलग होती हैं ये अलग होते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो मान लो अगर किसी आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि आपको कुछ ना कुछ मेडल दिया जाए तो जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना।